press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेस्केमी और ये चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 3 है। अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे फिजिकल एजुकेशन डेवलप हुई आज़ादी के बाद। इसमें हम आज बात करेंगे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी कमिटीज और काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे जो ओपन हुए आज़ादी के बाद में और जिससे हमारा फिजिकल एजुकेशन डेवलप करने के लिए काम किया गया, उसको प्रोग्रेस करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उसकी इम्पोर्टेंस को फैलाने के लिए काम किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अब आपका पहला इसमें हुआ था आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, इसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, और इसके बाद कुंजरू कमेटी, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से हम 3 मेन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी 3 हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करना डिस्कस। तो हमारे वीडियो में सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो इसमें क्या है आपका आज के ये टॉपिक पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये एक बोर्ड सेटअप किया गया था जो 10 मेंबर्स कमेटी थी, ठीक है, 10 लोगों की कमेटी थी जो चेयरमैनशिप के अंदर थी, जिनके चेयरमैन थे डॉक्टर तारा चंद। 1950 में इसको आई थी ये कमेटी, और एम्स इसके इस बोर्ड के थे, यानी कि क्या इसका लक्ष्य था, क्या इसके करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया था, वो ये थे रिकमेंडेशन करना गेम्स और प्रोग्राम्स पे, ठीक है, जो भी गेम्स से रिलेटेड किसी भी तरह के खेल होते हैं कहीं पे भी, उसके प्रोग्राम जो पूरा सेटअप करना, उसके ऊपर रिकमेंडेशन करना, ठीक है। जैसे कि किसी भी तरीके के गेम, हॉकी हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट हो गया, कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स पे आपका वहाँ पे उस प्रोग्राम में आपको रिकमेंडेशन देना का काम इस कमेटी का था। और रिकमेंडेशन देना रिक्रिएशन प्रोग्राम्स पे कि ये चीज़ कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितने लेवल पे होनी चाहिए। रिक्रिएशन प्रोग्राम्स जिसमें मनोरंजन के आपके साधन हो, इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और दोनों चीज़ें मिला के इसमें आपका रिकमेंडेशन देती थी इस पे। और थर्ड इसका एम था प्रपोजल्स टू गवर्नमेंट ऑन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि सरकार को ही प्रपोजल लिख के देती थी पूरे ब्रिटेन में, और सरकार को देती थी या मीटिंग्स पे दिया करती थी प्रपोजल्स सरकार को फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम पे कि आपको ये फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम करना चाहिए, इसके ऊपर प्रपोजल देती थी ताकि वो हमारे फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और सजेशंस ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर यूज, तरह तरह के अलग अलग प्रोग्राम में भी सजेशन दिया करते थे, अपनी राय दिया करती थी जो भी प्रोग्राम्स बने होते थे यूथ के लिए, जवान लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारे काम, ये सारे एम्स थे इस कमेटी के। इसके बाद मतलब बेसिकली मकसद जो बनाया, जिसके लिए बनाया गया था इस बोर्ड को, अब सिर्फ एम्स तो मकसद था उसका, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बोर्ड के जो लक्ष्य थे जो इसे करना और करना पड़ा, ठीक है, जिससे ये चेक काम करती थी, जिसके लिए इसको बनाया गया था, वो काम इनने करा किस तरीके से। एडवाइजिंग फॉर मेकिंग पीईआर कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल, ये करती थी, उनने एडवाइस किया, ठीक है, राय दी कि पीई जो फिजिकल एजुकेशन है कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए स्कूल्स में। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो इस बोर्ड की वजह से पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हैं क्या करना है आपको। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका रिकमेंडिंग सिलेबस ऑफ पीई एट प्राइमरी, मिडिल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। जो आपका सिलेबस होता था फिजिकल एजुकेशन का, चाहे प्राइमरी, मिडिल और यूनिवर्सिटी, मतलब स्कूल के लेवल का सिलेबस हो, चाहे कॉलेज के लेवल का सिलेबस हो, ये सारा का सारा जो रिकमेंड करता है, जो बताता है, वो आपका यही बोर्ड करता है, ठीक है। और रिकमेंडिंग सिलेबस ऑफ पीई इन ऑल द फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल और कॉलेज में ही नहीं, जितने भी फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है पूरी कंट्री में, देश भर में, ठीक है, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन दी जाती है किसी भी तरीके से, स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, वहाँ पे का भी सिलेबस यही बोर्ड रिकमेंड करता है। और थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंड करता है स्टैंडर्ड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ पीई टीचर्स, यानी कि आप पीई टीचर्स का सिलेक्शन किस स्टैंडर्ड्स पे करोगे उसको भी यही बताता है, ठीक है। क्योंकि एक पीई टीचर जिससे भी जो भी आपको गाइड करेगा, फिजिकल एजुकेशन देगा आपको, वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि
एक टीचर की बहुत वैल्यू होती है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके स्टैंडर्ड ये बोर्ड डिसाइड करता है। इसके बाद सजेस्ट करता है चेकिंग ऑफ पीई प्रोग्राम, तो ये देखता भी रहता है, सजेस्ट भी करता है, राय देता है कि कौन से पीई प्रोग्राम्स को चेक करना है, ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, तो ये भी इस बोर्ड का काम करता है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन बोर्ड का इसने क्या क्या किया है अभी तक, अलग अलग मेथड्स ट्रेनिंग के सेपरेटली बनाए हैं इसने पीई के, फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, लड़कों के लिए अलग बनाए हैं, लड़कियों के लिए अलग बनाए हैं, सबमिट करे हैं, और इनने नियम बनाए हैं ताकि रिकॉग्निशन दे सके हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज को। यानी कि इसने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज है उसको एक वैल्यू मिल सके, उससे लोग पहचाने जाने, ठीक है। तो ये भी इसका एक कंट्रीब्यूशन है, तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। स्कॉलरशिप दी है फील्ड में फिजिकल एजुकेशन की, लीडरशिप ट्रेनिंग और रिसर्च की, ये शुरुआत हो गई थी 1950 से, तो स्कॉलरशिप दी जाती है इस बेसिस पे लीडरशिप ट्रेनिंग एंड रिसर्च की फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, जो कि 1950 से स्टार्ट हुई थी और अभी भी दी जा रही है। इसके बाद ये फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के, और ये शुरू किया गया था आपका 1958 से, ठीक है। इसके बाद नेशनल फिटनेस कोर्स भी स्टार्ट हुआ था फिजिकल एजुकेशन में, वो भी इसी बोर्ड के थ्रू स्टार्ट हुआ था, एनएफसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तो इसके कंट्रीब्यूशन रहे इस बोर्ड के। इसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट काउंसिल जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ऑल इंडिया ऑफ काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ये बनी थी आपकी 1954 में, मतलब इस बोर्ड के बनने के बाद में, और इसके जो जनरल थे, मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो थे रिटायर्ड जनरल केएम करियप्पा, ये सबसे पहले चेयरमैन बने के, ठीक है। अब इस काउंसिल के क्या एम्स और फंक्शंस थे, क्या काम करना होता था, क्या मकसद था इस AICS का, ये करना इसका काम था कि रिसर्च करना गेम्स और स्पोर्ट्स में साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, कि जो भी आप खेल खेलते हैं, ठीक, तरह तरह के स्पोर्ट्स होते हैं एक्टिविटीज़ में, उस पर रिसर्च करना, देखना कि उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, बेटर तरीके से खेल सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके, और कोऑर्डिनेट करना आपकी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये इसका दूसरा एम था। मतलब कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी तरीके की है, जैसे क्रिकेट की BCCI है, हॉकी की अलग है, तो जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तरह तरह की, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सरकार के बीच में कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखना आपस के बीच में, उन दोनों के बीच में, ताकि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और सारी एक दूसरे की जानकारी पहुंचते रहे एक दूसरे तक। और थर्ड एम था टू स्टार्ट वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स टू एनहेंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। इसका क्या एक और एम था कि तरह तरह के ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट करना, शुरुआत करना जगह जगह पे इंडिया में, ताकि जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो बढ़ सके। और वही आप देख रहे हो कि आजकल इतना कारगर हुआ है ये कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है इंडिया में। हाँ, टाइम लगा काफ़ी जाके, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। और लास्ट एम होता है, लेकिन कम नहीं है ये भी, कि टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। यानी कि पार्टिसिपेशन, जो इंडियन प्लेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ओलंपिक से पार्टिसिपेट करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करें, और भी जितने तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ हम 2-3 ही जानते हैं, ओलंपिक्स हो गए और क्या कहते हैं आपका कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। इसके अलावा भी बड़े सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए भी ये आपका पार्टिसिपेशन को ऑर्गेनाइज करना, उनके और पार्टिसिपेशन करें वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। मतलब जो भी इंडियन प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहता है उनकी हेल्प करेंगे ये लोग, ठीक है, और उनके काम आएंगे। इसके बाद अचीवमेंट्स AICS की अचीवमेंट्स क्या क्या इनको फ़ायदा हुआ इससे, मतलब इन्होंने क्या क्या दिया हमारे स्पोर्ट्स को और हमें क्या फ़ायदा मिला AICS लाने का। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स क्रिएट हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 के अंदर। इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो 1961 में हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये AICS ने किया था, और कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तरह तरह के कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा स्टेडियम्स, जिम्नाजियम्स और स्विमिंग पूल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया, ताकि स्पोर्ट्स का प्रमोशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होगी ऑब्वियसली लोग जाएंगे स्पोर्ट्स खेलने के, आप पार्क में नहीं खेल सकते सारे स्पोर्ट्स। और स्टेज दिया गया काफ़ी ज़्यादा, ताकि स्पोर्ट्स की प्रमोशन कर सके, खास करके गाँव के एरिया में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों
अचीवमेंट थी इस AICS की, ये सब इन्होंने अचीव करा। इसके बाद आता है आपका नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था पटियाला के थ्रू, एट पटियाला में, ठीक है। और ये बनाया था AICS ने ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये 1 ईयर डिप्लोमा था जो शुरुआत हुई थी आपकी अलग अलग गेम में, ठीक है। और इसके एम्स थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के आपके कि आपको प्रिपेयर करना है कोचेस को, ठीक है, कोचेस तैयार करना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अलग अलग स्पोर्ट्स की, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट के लिए अलग कोच को तैयार करना और फुटबॉल के लिए अलग कोच को तैयार करना। तो ये सारे जो कोचेस को तैयार करने का काम था, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का एक एम था। दूसरा था कि टेक्निकल स्टैंडर्ड को बढ़ाना कोचेस का। सिर्फ कोचेस ऐसे नहीं है कि हवा में जानकारी रखते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें और उनको टेक्निक्स पता होनी चाहिए स्पेशली। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड को बढ़ाने का कोचेस का ये काम था। दूसरा, लेटेस्ट अवेलेबल नॉलेज स्पोर्ट्स में जो भी है उसको अवेलेबल कराना, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाना, कोचेस तक, प्लेयर्स तक पहुंचाना और मदद करना टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढने में। जो भी व्यक्ति में, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन में टैलेंट है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, इसमें भी ये भी इसका एक एम था। और टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। और सबसे इम्पोर्टेंट एम जो था इस कमिटी को बनाने का, इस इंस्टीट्यूट को बनाने का, वो ये था कि बिल्कुल सही तरीके की ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन को देना जिससे वो इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। तो ये ही था आपका जो मैंने अभी बताया आपको कि ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज करने का काम यही इसी के थ्रू करते थे ये लोग बाद में। अब इसके बाद थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश हुआ था 1984 में। और एम्स थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ ये प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स के बारे में जाने, खेलें उसे, तो इसके प्रमोशन करना ये भी एम ये था इसका। और एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट इन यंग एज, यानी कि स्पोर्ट्स टैलेंट्स को ढूंढना, ठीक है, लोगों को ढूंढना कि कौन से बच्चे हैं ऐसे जवान उनकी उम्र में, ढूंढना कि कौन से बच्चे हैं जो आगे जाके स्पोर्ट्स में माहिर हो सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना, जगह जगह पे स्पोर्ट्स कंपटीशन करना ताकि ऐसे टैलेंट निकल के बाहर आए और स्पोर्ट्स का भी प्रमोशन हो सके। और फैसिलिटीज देना स्पोर्ट्स पर्सन को तरह तरह की, ठीक है, उनको बताना कि ये मतलब तरह तरह की स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज देना, आपको जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत है जिससे जो, ताकि ऑब्वियसली जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो आपको अगर फैसिलिटी सही तरीके से मिलेगी तो आपका रुझान उस तरफ से और बढ़ेगा। तो इसलिए सारी तरह की फैसिलिटीज़ देना जो भी स्पोर्ट्स पर्सन को एक रिक्वायरमेंट है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम एम था। और टू यूटिलाइज एंड मेंटेन द स्टेडियम को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना के रखना, उन स्टेडियम्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, उसको सही तरीके से बनाए रखना, उसको मेंटेन करने का काम भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। तो स्कीम्स कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी, वो ये थी कि एक्सप्लोरेशन करे स्पोर्ट्स टैलेंट के न्यूट्रिशन की, ठीक है, यानी कि ढूंढे और स्पोर्ट्स टैलेंट्स को ढूंढे और न्यूट्रिशन का उसका ध्यान रखे, ठीक है, न्यूट्रिशन का सबको बताए कि कितना ज़रूरी होता है। और टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देना लोगों को, ठीक है, कि खेल से रिलेटेड स्कॉलरशिप देना, जो भी लोग आपको लगता है कि टैलेंटेड है उनको स्कॉलरशिप देके उनको आगे बढ़ावा देना। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉम्पिटिशन जो आपका ये NSTC हो गया, इसका ऑर्गेनाइज करना आपका इनका ये एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम थी, ठीक है। तो तरह तरह के नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे ताकि ऐसे जो टैलेंट्स थे निकल के बाहर आते थे, इससे जो टैलेंटेड पीपल होते थे, टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन होते थे, वो बाहर निकल के आते थे इससे। और नेशनल फिजिकल हेल्थ स्कीम, तो ये नेशनल फिजिकल हेल्थ स्कीम थी जिसमें लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता था, उनको बताया भी जाता था, प्रमोट किया जाता था कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और स्पोर्ट्स से वो किस तरीके से लिंक है। तो ये सब चीज़ें आपकी स्कीम थी। इसके अलावा प्रमोशन इंडिजिनियस गेम्स और मार्शल आर्ट्स का, ये भी इसका स्कीम थी कि जितनी भी तरह की इंडिजिनियस गेम्स होती हैं और मार्शल आर्ट्स होती है इनका प्रमोशन करना, ठीक है। अब ये इंडिजिनियस गेम्स जो होती हैं ये लोग काफ़ी नहीं जान नहीं होते, उनको जान पहचान नहीं होती है, इससे काफ़ी कम लोग जानते हैं इंडिजिनियस गेम्स के बारे में, ठीक है। और मार्शल आर्ट्स आप जैसे जानते हो कि काफ़ी लोग नहीं करते, आपको रोज़ हर जगह पे नहीं मिलते हैं मार्शल आर्ट्स के लोग, ठीक है। तो
अब ये इंडिजिनियस गेम्स जो हैं, जैसे कि इंडिया की कौन सी इंडिजिनियस गेम्स है, जैसे हमारी कबड्डी हो गई और इस तरीके की और गेम्स हो गई, तो ये इंडिजिनियस गेम्स में से एक है। ठीक है, खो खो हो गया आपका, गिल्ली डंडा, कबड्डी, तो ये सब आपकी एक तरीके से इंडिजिनियस गेम्स हैं और इनका भी प्रमोशन करना ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे लेवल पे जाएं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है इस चैप्टर के, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पार्ट 4 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई या पहली बार आए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, आपको इसी तरीके से आगे की चैप्टर्स की वीडियो मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट।